नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। इस वक्त की ताजा खबर यह है कि अब से थोड़ी देर पहले इजराइल ने ईरान पर जबरदस्त अटैक किया है। इजराइल ने तेहरान के सैन्य ठिकानों के साथ साथ ईरान के न्यूक्लियर फोर्ट पर भी अटैक किया है। ईरान के सरकारी टीवी चैनल के हेडक्वार्टर पर भी इजरायली बम गिरे हैं। ईरान ने भी इजराइल पर न्यूक्लियर अटैक की धमकी दी है। इजराइल ने कहा कि अभी तो ईरान ने सिर्फ ट्रेलर देखा है, पिक्चर अभी बाकी है। इजराइल ईरान पर सिर्फ बम नहीं बरसा रहा, सिर्फ मिसाइल से अटैक नहीं कर रहा। ईरान में कार ब्लास्ट हो रहे हैं, सरकारी बिल्डिंग्स के पास बम फट रहे हैं, जिनमें ईरान के टॉप साइंटिस्ट और आर्मी अफसर मारे जा चुके हैं। दावा तो यह है कि इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमनेई को भी निशाना बनाने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने इजराइल को ऐसा करने से रोका, इसको वीटो कर दिया। इजराइल के एग्रेसिव रुख को देखते हुए अब पाकिस्तान में डर का माहौल है। पाकिस्तान के हुक्मरानों को लग रहा है कि ईरान के बाद अब अगला नंबर पाकिस्तान का हो सकता है, इजराइल का अगला टारगेट पाकिस्तान हो सकता है। इसलिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ सफाई दे रहे हैं, इस्लामिक मुल्कों से एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। पाकिस्तान के सांसदों ने मांग की है कि शहबाज शरीफ की सरकार डिप्लोमेटिक कोशिशें शुरू करे, इजराइल को रोके, वरना ईरान जैसी मुसीबत पाकिस्तान पर कभी भी आ सकती है। मैं आपको पाकिस्तान के नेताओं का डर दिखाऊंगा, उसकी वजह समझाऊंगा। इजराइल ईरान वॉर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, यह भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले ईरान और इजराइल के वॉर की लेटेस्ट जानकारी आपको दे देता हूं। अपडेट देख लीजिए। इजराइल और ईरान की जंग अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। ईरान के जवाबी हमले में इजराइल की राजधानी तेल अवीव और पोर्ट सिटी हाइफा में भारी तबाही हुई है। ईरान ने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से हाइफा में इजराइल की ऑयल रिफाइनरी, बिजली घरों, पाइपलाइंस और सेना से जुटे रिसर्च इंस्टीट्यूट को निशाना बनाया। हाइफा रिफाइनरी से इजराइल की 60% तेल की सप्लाई होती है। ईरान के मिसाइल हमले में हाइफा का पावर प्लांट तबाह हो गया। हाइफा के अलावा ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर भी दर्जनों मिसाइल दागी। ईरान के निशाने पर इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की बैटरीज थी। ईरान ने इजराइल के एयर डिफेंस को तबाह करने के लिए पहले ड्रोन से अटैक किया, फिर मीडियम रेंज की क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। ईरान ने फतेह-1 हाइपरसोनिक मिसाइल्स का पहली बार इस्तेमाल किया। इसके अलावा ईरान ने इजराइल पर हमले में एमाद, गदर और खैबर शिकन मिसाइल से भी अटैक किया है। हालांकि इजराइल का दावा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने, आयरन डोम ने ईरान की 90% मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया, उन्हें हवा में ही मार गिराया। लेकिन ईरान की 10% मिसाइल्स जो टारगेट तक पहुंचने में कामयाब रही, उनसे भी काफी नुकसान हुआ है। ईरान ने मिसाइल के हमले से इजराइल के नेगेव एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचा है। वैसे तो इजराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम बहुत इफेक्टिव है। इजराइल की हिफाजत के लिए अमेरिका ने पेट्रियट और टार्ड एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर दिए हैं। लेकिन इजराइल से जो तस्वीरें आ रही हैं, उनसे साफ है कि इजराइल और अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के अटैक को पूरी तरह रोक पाने में नाकाम रहे, क्योंकि ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन अटैक से इजराइल के कई शहरों में तबाही का मंजर है। तेल अवीव के अलावा बैतयाम, बेनी बराक और पेटा टिकवा शहरों में कई मोहल्ले ईरान के हमले में तबाह हो गए। ईरान ने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के पुश्तैनी कस्बे पर भी हमला किया है। ईरान के मिसाइल अटैक से तबाह हुए इलाकों के लोगों को इजराइल में दूसरी जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया है। इजराइल के ज्यादातर शहरों में रात के वक्त एयर रेड के सायरन बज रहे हैं। लोगों से सेफ हाउसेज और बंकर्स में जाने के लिए कहा गया है। ईरान की मिसाइल अटैक के जवाब में तेल अवीव का वाइजमैन साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट तबाह हो गया है, जिसमें इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम की रिसर्च होती है। ईरान ने धमकी दी है कि आने वाले समय में इजराइल पर उसके हमले और तेज होंगे। هشدارهای پیش رو برای روزهای آینده شما
आने वाले दिनों के लिए हम आपको चेतावनी दे रहे हैं, अवैध कब्जे वाली जमीनें छोड़कर चले जाओ, क्योंकि आने वाले वक्त में वो यकीनन तुम्हारे रहने लायक नहीं होगी। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान के बहादुर फौजी आने वाले समय में ऐसा जवाब देंगे कि अवैध कब्जे वाले पूरे इलाके में तबाही मच जाएगी। ईरान के मिसाइल अटैक के जवाब में इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान और दूसरे सबसे बड़े शहर मशाद पर जबरदस्त बमबारी की है। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह तबाह कर दिया है। इजराइल अब चुन चुनकर ईरान के मिसाइल लॉन्च साइट्स को निशाना बना रहा है। इजराइल ने कर्मशार, बुशैर, तबरेज और शिराज शहरों पर बमबारी की है। इजराइल का दावा है कि उसने ईरान के कराज, सुवाशी, सरदश्त और पीरन शहर में ईरान की मिसाइल लॉन्च कैपेबिलिटीज को तहस नहस कर दिया है। इजराइल के हमले में ईरान की आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल बघेरी, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के चीफ जनरल हुसैन सलामी मारे जा चुके हैं। इजराइल का दावा है कि प्रिसीजन स्ट्राइक्स में ईरान के 12 टॉप जनरल्स और 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया गया। हालांकि ईरान ने अब तक केवल 3 वैज्ञानिकों के जाने की खबर को कंफर्म किया है। इजराइल का कहना है कि उसके हमलों से ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो गया है और अब ईरान के एयर स्पेस पर इजरायली फाइटर जेट्स का कंट्रोल है। Obviously, I won't comment on future plans or specific plans. मैं भविष्य की योजनाओं के बारे में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन अभी से मैं ये कह सकता हूं कि हमने ईरानी हुकूमत के लगभग सारे सीनियर कमांडर्स का सफाया कर दिया है और हम तब तक ये अभियान जारी रखेंगे जब तक हम ये महसूस नहीं करते कि हमने इजराइल के अस्तित्व के लिए इस खतरे को खत्म नहीं कर दिया है। Feel that we are able to. अब से थोड़ी देर पहले तेहरान में ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर इजराइल ने बम बरसाए हैं। ईरान और इजराइल के बीच जंग में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस जैसे देश इजराइल को पर्दे के पीछे से सपोर्ट दे रहे हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनका देश इजराइल को सपोर्ट करता रहेगा। हालांकि ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि बहुत जल्द ईरान और इजराइल के बीच समझौता हो जाएगा। Well, I hope there's going to be a deal. I think it's time for a deal and we'll see what happens, but sometimes they have to fight it out, but we're going to see what happens. I think there's a good chance there'll be a deal. इजराइल और ईरान दोनों के अपने अपने दावे हैं। दोनों ने एक दूसरे पर मिसाइल से अटैक किए हैं। इजराइल का स्ट्राइक ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है क्योंकि उसने महीनों पहले इसकी तैयारी की थी, प्लानिंग कर ली थी। ईरान पर हमले से पहले हमास को तबाह किया, हिजबुल्लाह की कमर तोड़ी, सीरिया में सरकार पलटी और अमेरिका की मदद से एक सोचा समझा प्लान तैयार किया। इजराइल के निशाने पर ईरान का डिफेंस मिनिस्ट्री हेडक्वार्टर है। इजराइल की कोशिश है कि ईरान के टॉप कमांडर्स को खत्म कर दिया जाए और इससे भी ज्यादा इजराइल के निशाने पर ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने हैं, उन्हें तबाह करने की तैयारी है। मैंने ईरान के एक्सपर्ट्स की बात सुनी है। उनका दावा यह है कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स जमीन में 60 से 80 मीटर नीचे हैं। इन एक्सपर्ट्स के मुताबिक इजराइल के पास जो मिसाइल्स हैं वो जमीन के अंदर ज्यादा से ज्यादा 6 फीट नीचे तक पहुंच सकती हैं। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों तक पहुंचने की क्षमता सिर्फ अमेरिका के पास है। सिर्फ अमेरिका की मिसाइल्स इतना नीचे जाकर मार कर सकती हैं। ईरान इजराइल की कैपेबिलिटी को समझता है और उसे यह भी मालूम है कि अगर जमीन के नीचे न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले हुए तो इसे अमेरिका का डायरेक्ट अटैक माना जाएगा और फिर लड़ाई अमेरिका से होगी। और अगर यह होता है तो सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान को होगा, क्योंकि इजराइल ने साफ कहा कि ईरान के बाद अगर कोई गैर जिम्मेदार न्यूक्लियर पावर वाला कंट्री है तो वो पाकिस्तान है। ईरान पर इजराइल के इन हमलों का सबसे ज्यादा खौफ पाकिस्तान में दिखाई भी दे रहा है। पाकिस्तान में बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतरकर इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान की संसद के
अंदर वहां के बड़े बड़े लीडर, वहां की सरकार के मंत्री इजराइल के खिलाफ तकरीरें कर रहे हैं। इजराइल को शैतानी मुल्क और पाकिस्तानी नहीं, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के लिए खतरा बता रहे हैं। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार ने सेनेट में इजराइल के खिलाफ ईरान को फुल सपोर्ट देने का ऐलान किया। इसाक डार ने कहा कि ईरान एक मुस्लिम बिरादर मुल्क है और उसके मुश्किल वक्त में पाकिस्तान उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ा है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा, इजराइल के खिलाफ दुनिया के 50 से ज्यादा इस्लामिक मुल्कों को एकजुट होना होगा, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि इजराइल सभी इस्लामिक मुल्कों को बारी बारी से निशाना बनाएगा और तब इस्लामिक देशों के हथियार, उनकी मिलिट्री पावर किसी काम नहीं आएगी। पाकिस्तान में विरोधी दलों के नेता भी कह रहे हैं कि ईरान के बाद इजराइल का अगला निशाना पाकिस्तान हो सकता है, इसलिए पाकिस्तान को सतर्क रहना चाहिए। इमरान खान के पार्टी के नेता असद कैसर ने कहा कि पाकिस्तान को इस्लामिक मुल्कों से बात करनी चाहिए, सबको इजराइल के खिलाफ एकजुट करना चाहिए। असद कैसर ने कहा, अगर पाकिस्तान ने वक्त रहते कदम न उठाए तो इजराइल भारत की मदद से पाकिस्तान के एटमी हथियार खत्म कर देगा। पाकिस्तान में इजराइल के इस खौफ की वजह इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का वो बयान है जो उन्होंने 14 साल पहले दिया था। उस वक्त नेतन्याहू ने पाकिस्तान और ईरान को दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया था। हमारे सामने सबसे बड़ा खतरा तो ये है कि किसी इस्लामिक ताकत के पास परमाणु हथियार आ जाए या फिर कट्टरपंथी इस्लामियों के हाथ में परमाणु हथियार आ जाए। पहले का उदाहरण ईरान है तो दूसरा खतरा हमें पाकिस्तान से है, क्योंकि अगर इन कट्टरपंथी हुकूमतों के हाथ में परमाणु हथियार आ गए तो वे उन नियमों को नहीं मानेंगे जिनका पालन वो पिछले 70 सालों से करते आ रहे हैं। पाकिस्तान पर इजराइल का खौफ इस कदर तारी है, उसका एक और सबूत आज देखने को मिला। असल में आज सोशल मीडिया पर ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर की एक क्लिप वायरल हुई। इस क्लिप में ईरान के जनरल मोहसिन रजावी ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर इजराइल ने ईरान पर परमाणु बम से हमला किया तो पाकिस्तान ने वादा किया है कि वो इजराइल पर एटम बम दाग देगा। पाकिस्तान को लगा कि ईरान के जनरल का स्टेटमेंट सुनकर कहीं इजराइल उसके ऊपर अटैक न कर दे, इसलिए पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार ने सेनेट में आकर सफाई दी कि पाकिस्तान ने कभी भी इजराइल पर हमले की बात नहीं की। पाकिस्तान का एटम बम सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए है, किसी और देश की मदद के लिए नहीं। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की सफाई भी वहां के नेताओं के गले नहीं उतरी। सीनेट में लीडर ऑफ ऑपोजिशन शिबली फराज ने कहा, नेतन्याहू ने चाहे पहले बयान दिया हो, चाहे अब AI जनरेटेड क्लिप वायरल हो, पाकिस्तान के लिए इन बातों को हल्के में लेना महंगा पड़ सकता है। न्यूक्लियर ठिकानों को लेकर पाकिस्तान की कई प्रॉब्लम्स हैं। पहली तो ये कि पूरी दुनिया में न्यूक्लियर बम की धमकी देने वालों में पाकिस्तान पहले नंबर पर है। जिस तरह से पाकिस्तान के मिनिस्टर्स न्यूक्लियर बम के बारे में कैजुअली बात करते हैं, वो दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जिस मुल्क का रेलवे मिनिस्टर टीवी पर दावा करता है कि पाकिस्तान के पास 141 न्यूक्लियर बम हैं, वो देश कितना गैर जिम्मेदार होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। दूसरी बात, ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली न्यूक्लियर वॉर उन्होंने रुकवाई। इसका मतलब यह है कि जब भारत की मिसाइल्स ने पाकिस्तान के एयरबेस तबाह किए तो पाकिस्तान रोते रोते अमेरिका के पास पहुंचा और कहा अगर भारतीय सेना ने हमले नहीं रोके तो न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करेगा। इन सारी बातों को इजराइल अच्छी तरह समझता है, जानता है। मोसाद के पास पाकिस्तान की हर हरकत की इंफॉर्मेशन रहती है। पाकिस्तान ने इजराइल के खिलाफ ईरान को फुल सपोर्ट दिया है, इसलिए उसका यह डर लाजमी है कि इजराइल पाकिस्तान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को निशाना बना सकता है। अब पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इजराइल के खिलाफ रोने के लिए वो अमेरिका के पास भी नहीं जा सकता। ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका मिलकर लड़ रहे हैं, इसीलिए पाकिस्तान की फौज की नींद उड़ी हुई है। अपनी ताकत को लेकर उन्होंने जो झूठ फैलाया था वो भी अब एक्सपोज हो चुका है, इसलिए अब वो न इधर के रहे न उधर के। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल और ईरान से अपील की है कि वो
अपने सारे मसलों का हल बातचीत से निकालें, क्योंकि अब युद्ध का दौर खत्म हो चुका। प्रधानमंत्री मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपने पहले विदेश दौरे पर साइप्रस पहुंचे हैं। साइप्रस में मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। साइप्रस के प्रेसिडेंट निकोस क्रिस्टोडोलिडस ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सिविलियन ऑनर अवार्ड ऑफ मकारियोस III से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि साइप्रस ने यह सम्मान उनको नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों को दिया है। मोदी ने साइप्रस के साथ आपसी सहयोग बढ़ाने पर बात की। अब दोनों देश आतंकवाद, ड्रग की स्मगलिंग और हथियारों की स्मगलिंग को रोकने के लिए रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे। इसके अलावा भारत ने साइप्रस को इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा बनने के लिए इनवाइट किया। 20 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का यह पहला साइप्रस दौरा है। साइप्रस जाकर प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले टर्की को क्लियर मैसेज दिया। मोदी साइप्रस के प्रेसिडेंट के साथ ग्रीन लाइन देखने पहुंचे। ये वो लाइन है जो साइप्रस को उसके उस हिस्से से अलग करती है जिस पर टर्की ने गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है। साइप्रस के उस हिस्से को टर्किश साइप्रस कहा जाता है। 1974 से ही टर्की ने उस पर कब्जा किया हुआ है। उसके बाद जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी ने ईरान और इजराइल से कहा कि वो एक दूसरे पर बमबारी बंद करके बातचीत की टेबल पर आए, क्योंकि युद्ध होता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। पश्चिम एशिया और यूरोप में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर हम दोनों ने चिंता व्यक्त की है। इनका नकारात्मक प्रभाव केवल उस क्षेत्र तक सीमित नहीं है। हम दोनों मानते हैं कि यह युद्ध का युग नहीं है। संवाद से समाधान और स्थिरता की बहाली ये मानवता की पुकार है। ऐसा लगता है कि साइप्रस जाने का मोदी का एक बड़ा पर्पस टर्की को मैसेज देना भी था। भारत ये कैसे भूल सकता है कि टर्की में जब भूकंप आया था तो हमने बढ़ चढ़कर मदद की थी, इंसानियत के रिश्ते को निभाया था, पर टर्की ने पीठ में छुरा घोंपा। आतंकवाद की फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान का बड़ी बेशर्मी से साथ दिया। टर्की को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मोदी का अगला मैसेज कनाडा को होगा, जहां जस्टिन ट्रूडो ने वोट के लिए खालिस्तानियों को सपोर्ट किया, भारत को तोड़ने की धमकियां देने वालों को सिर पर बिठाया और भारत को ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए ब्लेम किया। लेकिन अब कनाडा में नई सरकार है, नए प्राइम मिनिस्टर हैं, कभी ना कभी यह मामला सेटल जरूर होगा। मोदी कल सुबह कनाडा पहुंचेंगे, ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 समिट में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में दुनिया के 7 बड़े देश अमेरिका, कनाडा, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और इटली शामिल हैं। कनाडा ने इस बार भारत, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कोमोरोस, कुक आइलैंड्स, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया और वियतनाम को भी इस सम्मेलन में इनवाइट किया है। यूक्रेन को स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है। कनाडा के कैलगरी में G7 समिट हो रहा है और इसकी साइडलाइंस में प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप समेत कई नेताओं के साथ बायलैटरल मीटिंग्स भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के कनाडा पहुंचने से पहले ही पाकिस्तान की शह पर खालिस्तानी एक्टिव हो गए। उन्होंने पोस्टर बैनर लेकर मोदी के खिलाफ जुलूस निकाला। गाड़ियों के काफिले में खालिस्तान के झंडे और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगाकर खालिस्तान समर्थक सड़कों पर निकले और खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप निज्जर की हत्या को लेकर भारत के खिलाफ नारेबाजी की। नोट करने वाली बात है, इन खालिस्तानियों के हाथों में पाकिस्तान के झंडे भी दिखाई दे रहे थे। इससे क्लियर हो गया प्रधानमंत्री मोदी के कनाडा दौरे से परेशान पाकिस्तान ने रंग में भंग डालने की नीयत से खालिस्तानियों का यह प्रोटेस्ट आयोजित करवाया। हालांकि पाकिस्तान अपने मकसद में फेल हो गया। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पाकिस्तान ने पैसे का लालच देकर खालिस्तानियों से प्रोटेस्ट तो करवा लिया, लेकिन बाद में उन्हें पैसे भी नहीं दिए। अरे छोड़िए उसको छोड़िए ना। अब वो एक और भी वीडियो वायरल हो रहा है कि कुछ लोग वहां से जो उनको फंडिंग मिलती है
बगल वाले देश से, वो उन्होंने किया धरना, पर उसको फिर फंडिंग नहीं हुई तो उन्होंने उन्हीं पे जाके उनके खिलाफ कर दी। देखिए ये किराए के टट्टू जो है ना, इनके डोंट टेक देम सीरियसली। ये तो कुछ छुपी बात नहीं है कि खालिस्तान का ड्रामा पाकिस्तान के डायरेक्शन में खेला जाता है। प्रोड्यूसर डायरेक्टर पाकिस्तान की फौज खालिस्तानियों को भारत के खिलाफ शोर मचाने के लिए झंडे और डंडे देती है, डॉलर देने का प्रॉमिस करती है। जब भारत ने पाकिस्तान की फौज को धूल चटाई तब भी यही खालिस्तानी आतंकवादी अपनी प्रोपेगेंडा मशीन लेकर आए थे। भारत की फौज ने पाकिस्तान को और भारत के लोगों ने खालिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। अब कनाडा को भी यह बात समझ आ गई है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए उसकी धरती का इस्तेमाल करता है। आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश के बाद आज फिर ड्रीम लाइनर की टेक्निकल ग्लिच की 2 खबरें आई। हांगकांग से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 315 को तकनीकी खराबी के बाद वापस लौटना पड़ा। हांगकांग से बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर ने दिल्ली के लिए टेक ऑफ किया था, लेकिन कुछ ही देर बाद पायलट ने टेक्निकल ग्लिच की खबर ATC को दी, इसलिए फ्लाइट को वापस बुला लिया गया। इसी तरह की खबर लंदन से आई। लंदन से चेन्नई आने वाली फ्लाइट में उड़ान भरने के करीब 1 घंटे के बाद पायलट ने प्लेन के फ्लैप में गड़बड़ी की जानकारी दी। क्योंकि ड्रीम लाइनर का प्लेन उस वक्त समंदर के ऊपर उड़ रहा था, इसलिए पायलट ने पहले प्लेन का वेट कम करने के लिए फ्यूल कम किया, ईंधन को समंदर में गिराया और इसके बाद वापस लैंड किया। तीसरी घटना जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से हैदराबाद आ रही फ्लाइट में हुई। लुफ्तांसा एयरलाइन के बोइंग 787-9 ड्रीम लाइनर में कोई टेक्निकल ग्लिच तो नहीं आया, लेकिन इस विमान में बम होने की धमकी मिली, इसलिए इस फ्लाइट को भी वापस फ्रैंकफर्ट में लैंड कराया गया। आज सुबह लखनऊ एयरपोर्ट पर भी एक हादसा होते होते बच गया। हालांकि इसमें ड्रीम लाइनर इन्वॉल्व नहीं था। लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त सऊदी अरेबिया एयरलाइंस के प्लेन के पहिए में टेक्निकल प्रॉब्लम आई। टचडाउन होने के तुरंत बाद टायर के पास से चिंगारी और धुआं निकलने लगा। अफरा तफरी मच गई। पायलट ने ATC को खबर दी। कुछ ही मिनटों में इमरजेंसी सर्विसेज एक्टिव हो गई और सभी यात्रियों को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 20 मिनट में स्थिति पर काबू पा लिया। लैंडिंग के टाइम पे हमारा जहाज में एकदम इमरजेंसी ब्रेक लगाया पायलट ने और झटके से लगे, जिससे सारे यात्रियों में एकदम घबराहट सी मच गई थी, लेकिन अंदर से कोई हम लोगों को जानकारी नहीं हो पाया कि बाहर क्या हो रहा है। लैंड कर रही थी, बस 5 मिनट बचे थे मुश्किल से जो है लगने वाली थी प्लेटफॉर्म पे, और उसके अचानक जो है ड्राइवर ने ब्रेक लिया, तो इतना तगड़ा ब्रेक लिया कि हम लोग सारे लोगों के जहाजियों के जो है सर उसमें अगली वाली सीट में लड़ गए। हम लोग सब परेशान हो गए कि ये क्या हो गया, और फिर अफरा तफरी का एक माहौल हो गया। फिर बताया ड्राइवर ने कहा कि जो है अनाउंस किया कि आप लोग अपनी सीट पे बैठे ना, कोई खड़ा नहीं होगा। उसके बाद थोड़ी देर के बाद बाईं साइड में जो है पहिए से मालूम हुआ कि धुआं ऐसा निकल, फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई और बड़ा उन्होंने जल्दी पाइप वाइप डाल के सब जो है उसको जो है किया। उसके बाद करीब 20-25 मिनट तक लगे उन लोगों को जो है। फिर मालूम हुआ कि ये जो है बाईं तरफ पहिया से जो है चिंगारी ऐसी निकलते धुआं निकल रहा था, उसको जो है कंट्रोल किया। फिर जो है अपनी फ्लाइट लगी वहाँ, फिर हम लोग जो है वहाँ से उतरे। फिर जो है अल्लाह का शुक्र हुआ कि जो है किसी की कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ जिससे कोई परेशानी। हम लोग परेशान तो बहुत हो गए थे कि अभी थोड़े दिन पहले जो है अहमदाबाद में जो है फ्लाइट का जो हो गया था मामला, उसमें सारे लोग बेचारे जो है हो गए थे, इसलिए हम लोग काफी परेशान हुए। मगर जो है अल्लाह का एहसान और शुक्र हुआ कि कोई ऐसा हादसा नहीं, किसी चोट से पेट को नहीं लगी। बाकी हम लोग सब अपने अपने घर आ गए। जब लैंड किया तो नॉर्मल लैंड हुआ है, और लैंड होने के बाद में लास्ट पीरियड में उन्होंने एक बहुत तेज ब्रेक मारी है। लोग अपनी कुर्सी से हटे थोड़ा से, उसके बाद सब सही हो गया। फिर कुछ नहीं, फिर हम लोग नॉर्मल बैठे हुए थे। सऊदी अरब एयरलाइन के प्लेन में प्रॉब्लम आई, फिक्र की बात तो है। चिंता की बात यह भी है कि बोइंग के 3 ड्रीम लाइनर उड़ान भरने के बाद वापस आ गए। इन सारी बातों से लोगों के मन में डर पैदा होना लाजमी है। 1 हफ्ते के भीतर ये सारी घटनाएं एक साथ हो गई, एक के बाद हो गई, इसलिए टेंशन और भी ज़्यादा है। मुझे लगता है कि प्रिकॉशन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एयरलाइन ने ठीक किया कि इन फ्लाइट्स को वापस लौटाया। लेकिन जहां तक अहमदाबाद के बोइंग क्रैश का सवाल है, ब्लैक बॉक्स के एनालिसिस का, उसकी रिपोर्ट आने का इंतजार करना चाहिए। उसके बाद ही इस मामले में कुछ डेफिनेटली कहा जा सकेगा।
जांच एजेंसियां अहमदाबाद में प्लेन क्रैश के कारणों का पता लगाने में लगी हैं। आज दिल्ली में यूनियन होम सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग भी हुई। इस मीटिंग में अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर समेत डीजीसीए, बीसीएस और कई दूसरे डिपार्टमेंट के अफसर शामिल हुए। जल्दी इस कमेटी के मेंबर्स क्रैश साइट विजिट करेंगे। हालांकि अब तक ये पता लगा कि टेक ऑफ के तुरंत बाद ड्रीम लाइनर की पावर सप्लाई में दिक्कत आई थी, इसलिए हो सकता है कि हादसे की वजह यह रही हो। लेकिन पावर सप्लाई में दिक्कत क्यों आई? क्या उसकी वजह से लैंडिंग गियर ने काम करना बंद कर दिया? क्या पावर सप्लाई बिल्कुल ही बंद हो गई थी? क्या इसकी वजह से इंजन फेल हो गए थे? विमान के सारे सिस्टम चूक हो गए थे? इन सारे सवालों के जवाब खोजे जा रहे हैं। एविएशन एक्सपर्ट्स की टीम प्लेन क्रैश की वजह पता लगाने की कोशिश में लगी है और दूसरी तरफ अहमदाबाद प्रशासन और गुजरात सरकार का फोकस इस वक्त प्लेन क्रैश के शिकार लोगों की पहचान करके उनके शव परिवार वालों को सौंपने का है। अहमदाबाद में सिविल हॉस्पिटल के सीएमओ ने बताया कि अब तक कुल डीएनए प्रोफाइलिंग के आधार पर 119 डेड बॉडीज की पहचान हो चुकी है। 45 शव परिवार वालों को सौंपे जा चुके हैं। सीएमओ ने बताया कि फॉरेंसिक लैब में एक्सपर्ट दिन रात काम में लगे हैं। डीएनए सैंपल मैच करने में कम से कम 72 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन प्लेन क्रैश का शिकार हुए जो लोग हैं उनकी बॉडीज इतनी बुरी तरह जल गई कि उनमें डीएनए एक्सट्रैक्ट करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए पूरे प्रोसेस में थोड़ा ज्यादा वक्त लग रहा है। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने बताया कि हादसे शिकार लोगों के डीएनए मैच करके परिवार वालों को जल्दी से जल्दी उनके पार्थिव शरीर सौंपे जा सकें, इसके लिए गांधीनगर की फॉरेंसिक लैब में आसपास के जिलों के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को भी बुला लिया गया है। व्यक्तियों का डीएनए सैंपल मैच करना अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया होती है, वो भी तब जब डेड बॉडीज पूरी तरह जली हुई कंडीशन में हों और यदि ट्रेजेडी इस प्रकार के एयर क्रैश की हो जैसे कि हमने गुरुवार को देखी, तो जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है क्योंकि डेड बॉडीज़ एकदम म्यूटिलेटेड कंडीशन में हैं। उनके जो सैंपल्स यहाँ फॉरेंसिक लैब में आते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस की जो गांधीनगर में लेबोरेटरी है वहाँ, तो उसमें से पहले तो प्रॉपर सैंपल एक्सट्रैक्ट करना टेस्टिंग के लिए वो अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है और उन सभी चैलेंजेस को पार करके ये जो मैचिंग है डीएनए की, जो पैचिंग है वो 72 घंटे में पूरी हो पाती है, ऐसा माना जाता है। लेकिन इस तरह के सिचुएशन में ये प्रक्रिया जो है वो 72 घंटे से ज़्यादा भी हो सकती है। पर यहाँ गांधीनगर की जो डीएफएस लैब है, डायरेक्टर ऑफ फॉरेंसिक साइंस की, उसने ये काम 48 घंटे में ही पूरा करना शुरू कर दिया है। सारे जो रिलेटिव्स हैं उनके सैंपल अपने मृत रिलेटिव्स के साथ 48 घंटे में मैच किए जा रहे हैं और ये इसीलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि यहाँ पे एक तो जो इक्विपमेंट की स्ट्रेंथ है उसको तुरंत बढ़ाया गया। अहमदाबाद के अलावा सूरत, राजकोट और बड़ौदा से जो है एडिशनल इक्विपमेंट मंगाया गया। एडिशनल स्टाफ जो है उसको पूरा का पूरा यहाँ मंगा लिया गया। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो डीएनए डिवीज़न है उसमें 18 लोग हैं और उसके अलावा सूरत और बड़ौदा, राजकोट से और 18 लोगों को बुला करके जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा दिया गया है, डबल कर दिया गया है। करीब 36 लोगों की स्ट्रेंथ यहाँ पे अब हो गई है और वो भी दिन रात 24 घंटे लगातार काम कर रहे हैं ताकि जितना जल्दी हो सके जो रिलेटिव्स हैं उनको डेड बॉडी अपने परिवारजनों की सौंपी जा सके और वो भी एक्यूरेटली के साथ उन्हीं के रिलेटिव्स की डेड बॉडी सौंपी जा सके। और इसीलिए इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि पूरे सम्मान के साथ इन सभी जो डेड बॉडीज़ हैं उनका अंतिम संस्कार हो सके। चूँकि फॉरेंसिक लैब में जाने की परमिशन तो किसी को नहीं होती, इसलिए निर्णय कपूर ने लैब के बाहर खड़े होकर पूरी डिटेल समझाई। इसके बाद निर्णय कपूर ने गांधीनगर की फॉरेंसिक लैब के डायरेक्टर से बात की। HP सांघवी इसके डायरेक्टर हैं और उन्होंने बताया कि आमतौर पर ब्लड सैंपल से डीएनए निकालना आसान होता है, उसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता, लेकिन प्लेन क्रैश के शिकार लोगों के शरीर बुरी तरह झुलस चुके हैं, इसलिए हड्डियों से डीएनए एक्सट्रैक्ट करना पड़ रहा है, जो बहुत ही चैलेंजिंग काम है। इस पर्टिकुलर केस की बात करें तो उसमें बॉडी जो है ज़्यादा जली हुई है, तो उस कंडीशन में बोन्स
और या जो भी उसके सैंपल्स हैं उसको क्लीन करना और उसके बाद ही उसका प्रक्रिया आरंभ कर सकते हैं, इसलिए उसमें ज़्यादा समय जाता है। आप लोगों ने कोविड के दौरान आपने सुना होगा RT-PCR टेस्ट के बारे में, उसी तरह का RT-PCR एक इस जो आइसोलेट हुआ जो DNA का क्वांटिटी आया है उसमें चेक किया जाता है कि सफिशिएंट क्वांटिटी में है कि नहीं, और उसकी क्वालिटी जो हमें चाहिए परीक्षण के लिए आवश्यक क्वालिटी है कि नहीं वो चेक किया जाता है। उसके होने के बाद में उसको PCR पे रन किया जाता है, जहाँ पे उसकी मतलब हम बोलेंगे जेरोक्स कॉपी ये बनाई जाती है। नंबर ऑफ कॉपीज़ इसलिए रखी जाती हैं क्योंकि हमें परीक्षण में उसकी अलग अलग आवश्यकता रहती है, तो इसलिए नंबर ऑफ कॉपीज़ होना आवश्यक है। और वो होने के बाद में हम उसको जो DNA के जो स्ट्रैंड्स होते हैं, जो आपने देखा होगा ट्विस्टेड फॉर्मेट में होते हैं, आपने गूगल सर्च करेंगे तो DNA ट्विस्टेड फॉर्मेट में बताया जाता है, तो वो उसकी स्ट्रैंड में से उसके थ्रेड को अलग किया जाता है और उस थ्रेड को फिर जो थ्रेड अलग किया गया है उसके बाद में उसको DNA सीक्वेंसर पे उसको रन मतलब एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद में ये प्रोफाइल तैयार होती है। गुजरात सरकार ने हादसे शिकार लोगों के शवों को उनके घर तक पहुंचाने के इंतजाम बड़े पैमाने पर किए हैं। निर्णय ने बताया कि सिविल हॉस्पिटल में 200 से ज़्यादा एम्बुलेंसेस को तैयार रखा गया है। जिन शवों की पहचान हो रही है, जिनका DNA परिवार वालों से मैच हो रहा है, उनकी डेड बॉडीज़ लेकर एम्बुलेंसेस उनके घर जा रही हैं। एम्बुलेंस के साथ साथ पुलिस की एक एस्कॉर्ट वैन, परिवार वालों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए एक गाड़ी की व्यवस्था, ये सब किया गया है। इसके अलावा पीड़ित परिवार जिस जिले का रहने वाला है, उस जिले के एक अधिकारी की ड्यूटी भी लगाई गई है जो परिवार वालों को ठीक ठाक उनके घर तक पहुंचाए और अंतिम संस्कार के वक्त भी मौजूद रहे। जिन 45 लोगों की डेड बॉडीज उनके परिजनों को सौंपी गई हैं, उनमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी हैं। विजय रूपाणी का आज राजकोट में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। इससे पहले उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। हजारों लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। अमित शाह, जल संसाधन मंत्री CR पाटिल और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समेत कई बड़े नेता उन्हें अंतिम विदाई देने आखिरी बार देखने राजकोट गए। अहमदाबाद के प्लेन क्रैश के साथ साथ आज केदार घाटी में हो रहे हेलीकॉप्टर क्रैश की भी बहुत चर्चा है। पिछले एक हफ्ते में 2 हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुके हैं। पायलट समेत 13 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है। कल जो हादसा हुआ वो गौरीकुंड और त्रियुगी नारायण के बीच घने जंगलों में हुआ, जब कोहरे और तेज हवाओं की वजह से हेलीकॉप्टर अपना बैलेंस खो बैठा और क्रैश हो गया। शुरुआती जांच में इस चॉपर क्रैश में एविएशन कंपनी की गलती नजर आ रही है। पुलिस ने इसे लेकर कंपनी के 2 अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। FIR के मुताबिक आर्यन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड को फर्स्ट स्लॉट में यानी सुबह 6 से 7 बजे का टाइम अलॉट था, लेकिन कंपनी ने 5:30 बजे ही उड़ान भर ली। FIR में साफ साफ लिखा गया कि आर्यन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड ने DGCA की तरफ से तय SOPs का पालन नहीं किया। उड़ान भरने से पहले वेदर कंडीशन कंसिडर नहीं किया। जब हेलीकॉप्टर ने टेक ऑफ किया उस वक्त बादल थे, धुंध छाई हुई थी, फिर भी पायलट ने उड़ान भरी। इसीलिए आर्यन एविएशन के मैनेजर विकास तोमर और अकाउंटेबल मैनेजर कौशल पाठक के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। हालांकि ज्यादातर एविएशन एक्सपर्ट कह रहे हैं कि उत्तराखंड में प्राइवेट कंपनियां ज्यादा कमाई के चक्कर में हेलीकॉप्टर सर्विस को ऑटो रिक्शा की तरह चला रही हैं। न मौसम का ख्याल रखा जाता है, न वेट का। जिस हेलीकॉप्टर में 4 लोगों की जगह होती है उसमें 6 लोगों को बिठाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह कि प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं गया। उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ पायलट केसरी सिंह ने बताया कि केदारनाथ धाम जाने वाले चॉपर्स के लिए ATC की व्यवस्था नहीं है। हेलीकॉप्टर्स के पायलट्स को इंस्ट्रक्शन देने वाला कोई नहीं होता। हेलीकॉप्टर के पायलट वैली फ्रीक्वेंसी पर खुद ही एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं, खुद ही रूट तय करते हैं। मौसम की कोई एडवांस जानकारी उनके पास नहीं होती। पायलट अंदाजे पर हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं। वैली के अंदर एक फ्रीक्वेंसी मेंटेन की जाती है जिस फ्रीक्वेंसी पे जितने भी हेलीकॉप्टर्स वैली में, केदारनाथ में, अन्य बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जहां पर फ्लाइंग कर रहे हैं वो लोग की वैली फ्रीक्वेंसी मेंटेन करते हैं और वो एक दूसरे हेलीकॉप्टर से संपर्क बना करके
खुद के विवेक के अनुसार ही वो अपने ट्रैफिक को अवॉइड करते हैं वो लोग। तो इसके लिए कोई अलग से न एयरफोर्स का, न एयरपोर्ट अथॉरिटी का, न किसी स्टेट गवर्नमेंट की किसी एटीसी के संपर्क में रहते हुए, न तो कोई एटीसी वहाँ कायम है जिसके की जो कि रडार पे देख करके कॉलिजन को अवॉइड कर सके, या वेदर के बारे में पायलट्स को संपूर्ण जानकारी दे सके, या उनको बता सके कि आपको अभी वैली में वेदर खराब है, आपको ऑपरेट नहीं करना है, या उनको अप्रूवल ना दे। इसकी खामी है और ये पिछले काफी समय से सारे पायलटों की ने ये शिकायतें समय समय पर दर्ज कराई है। केसरी सिंह ने यह भी बताया कि प्राइवेट एविएशन कंपनियां अपने पायलट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा चक्कर लगाने का दबाव डालती हैं, जिससे कि उन्हें अलॉट किए गए स्लॉट में ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सके। कल हादसे का शिकार हुए आयरन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड को भी सुबह 6 से 7 बजे का स्लॉट दिया गया था, लेकिन कंपनी ने 5:30 बजे से फेरी शुरू कर दी, जिससे 7 बजे तक हेलीकॉप्टर ज़्यादा से ज़्यादा चक्कर लगा सके। कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा सॉर्टी करने की एक होड़ भी रहती है और निर्देश भी दिए जाते हैं। इनफॉर्मल टॉक्स के अंदर पायलट्स के द्वारा इसमें नाराज़गी भी जताई गई है और ये प्रोफेशनल बिल्कुल ठीक नहीं है कि आप किसी भी तरह से डीजीसीए के जो मानक हैं या वैली में ऑपरेट करने के लिए जो एसओपी है उसको आप नज़रअंदाज करें, अनदेखा करें और हेलीकॉप्टर की यात्रियों की जान को जोखिम में डालें। ये किसी भी तरह से ठीक नहीं है। डीजीसीए के मानकों का पालना करना सबसे बड़ा एक चैलेंज हो गया है, क्योंकि कंपनी जो है, कंपनी भी ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए पायलट को फोर्स करती है, ऐसा जानकारी में आया है। और जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी भी मंशा रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा यात्री इस सेवा का लाभ उठाएं, लेकिन वह ये भूल जाते हैं कि ऐसा करने के उसमें हम लोग यात्रियों की जान को जोखिम में डाल रहे हैं। केदारनाथ में पिछले 40 दिनों में 5 हादसे हो चुके हैं, जिनमें 2 घटनाओं में 13 लोगों की मौत हुई, जबकि 3 मामलों में इमरजेंसी लैंडिंग हुई। एक बार तो हेलीकॉप्टर को सड़क पर उतारना पड़ा। इसके अलावा बीते 14 सालों की बात करें तो 13 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं केदार घाटी में हुई हैं, जिसमें 41 लोगों की मौत हुई है। उत्तराखंड सरकार ने तुरंत एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल हुए हादसे के बाद एक कमेटी बनाई है जो केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर सर्विस के लिए सख्त नियम बनाएगी। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में हमें मेट डिपार्टमेंट के लोग हैं, सुरक्षा विभाग के लोग हैं, डीजीसीए के लोग हो गए, जितने भी टेक्निकल विभाग हैं वो वहाँ बैठे और जो कोऑर्डिनेशन है, स्मूथ कोऑर्डिनेशन है, जैसे वेदर है, कोई अलर्ट है, कुछ है, तो अब पहले ऐसा था कि जब वेदर, क्योंकि ये पायलट और जो सर्कुलर कहता है वो पायलट अपनी वेदर क्लियरेंसेस जो होती है वो ऐप के थ्रू देखता है और हमारे जो कैमराज हैं उनके थ्रू देख के देन दे ओनली मूव। और ये पिछले सालों में ऐसे ही होता आया है, लेकिन अब हम एक अलग से कमांड कंट्रोल रूम जिसमें कि वेदर की मॉनिटरिंग, सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग, डीजीसीए के ऑफ सर्कुलर की मॉनिटरिंग, एक सेंट्रलाइज रूम। ये जो नॉर्म्स होते हैं, सर्कुलर्स होते हैं, वो डीजीसीए द्वारा हमें प्रोवाइड किए जाते हैं और ऑपरेटर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। तो उसके अंदर जो लिखा हुआ है, जो वर्डिंग है एग्जैक्टली वो यही है कि स्टैगर्ड मैनर में स्लॉट देते हुए सनराइज से सनसेट के आधे घंटे पहले तक फ्लाइंग होगी और स्लॉट्स में स्टैगर्ड मैनर में होगी। जरा से पैसे का लालच कितना दुखदाई हो सकता है, इसका अंदाज़ा इस हेलीकॉप्टर सर्विस से मिलता है जो केदारनाथ घाटी में चलती है। 8 कंपनियां हेलीकॉप्टर सर्विस दे रही हैं। केदारनाथ के लिए रोज़ाना 200 सॉर्टीज होती हैं, जिसमें 1230 यात्री केदारनाथ जाते हैं और वापस आते हैं। हर 3.5 मिनट में एक हेलीकॉप्टर भक्तों को लेकर केदारनाथ की उड़ान भरता है और ये फिगर सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि प्राइवेट कंपनियों के हेलीकॉप्टर इससे भी कहीं ज़्यादा चक्कर लगाते हैं, क्षमता से ज़्यादा लोगों को हेलीकॉप्टर में बिठाते हैं और डीजीसी की गाइडलाइंस का बिल्कुल पालन नहीं करते, सिर्फ कमाई के चक्कर में रहते हैं और ये हादसे की बड़ी वजह है। इसलिए उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने इस पर तुरंत एक्शन लिया, केदार घाटी में हेलीकॉप्टर्स को ग्राउंड कर दिया और फैसला किया कि रडार्स लगेंगे, कमांड सेंटर बनेगा, एटीसी व्यवस्था होगी और ये सब होने के बाद ही हेलीकॉप्टर्स उड़ान भर सकेंगे। आज होम मिनिस्ट्री ने जनगणना का
ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सेंसस 2 फेज में होगा। पहले फेज में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 1 अक्टूबर 2026 तक जनगणना होगी, जबकि दूसरे फेज में देश के बाकी हिस्सों में 1 मार्च 2027 तक डेटा कलेक्ट किया जाएगा। डेटा कलेक्शन का काम भी 2 फेज में होगा। पहले फेज में हाउस लिस्टिंग का काम होगा। दूसरे फेज में हर घर में रहने वालों की जानकारी इकट्ठा की जाएगी। इस बार डेटा कलेक्शन का पूरा काम डिजिटल होगा। एक एप्लीकेशन में सारी इंफॉर्मेशन जनगणना करने आए कर्मचारी रिकॉर्ड करेंगे। अगर कोई खुद भी अपनी इंफॉर्मेशन अपलोड करना चाहता है तो उसका भी प्रोविजन किया गया है। आज जैसे ही जनगणना के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ तो कांग्रेस ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। नासिर हुसैन ने कहा कि नोटिफिकेशन तो सेंसस का जारी हुआ है, कास्ट सेंसस का नहीं है। इसलिए अगर मोदी सरकार की नीयत साफ है तो तेलंगाना मॉडल पर पूरे देश का कास्ट सेंसस करवाए। ये तो सेंसस का नोटिफिकेशन है, कास्ट कहाँ है उसमें? कास्ट सेंसस का नोटिफिकेशन तो हुआ नहीं है। कांग्रेस के इंसिस्टेंस पे कांग्रेस लगातार जो बोल रही थी, दबाव जो बना रही थी सरकार के ऊपर और मोदी जी के ऊपर कि देश में कास्ट सेंसस होना चाहिए और वो कास्ट सेंसस तेलंगाना के मॉडल पे होना चाहिए। उसमें पैरामीटर्स क्लियरली स्पेल्ड आउट होना चाहिए कि हम पता करें, पूरी तरीके से हमारे समाज का एक्सरे करें। लेकिन वहाँ यहाँ पे तो कुछ है नहीं, क्योंकि इनको मानना था, दबाव में थे, एक बड़ा सेक्शन इस देश का चाह रहा कि कास्ट सेंसस हो, तो उन्होंने पब्लिकली बोल दिया कास्ट सेंसस करवाएंगे। मुझे लगता है कि फिर से एक यू टर्न है, इसमें कास्ट की कहीं बात है नहीं। मुझे लगता है फिर से जुमलाबाजी करने जा रहे हैं। कांग्रेस मौका मिलते ही बीजेपी को नसीहत देने की कोशिश करने लगती है, सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करती है। बीजेपी ने कांग्रेस को उसका पूरा इतिहास आज बता दिया। काका कालिल के रिपोर्ट से लेकर मंडल आयोग तक का हवाला दिया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कांग्रेस बार बार तेलंगाना मॉडल की बात करती है, लेकिन ये नहीं बताती कि कर्नाटक के कास्ट सर्वे का क्या हुआ। भूपेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस न तो पिछड़ों का भला चाहती है न दलितों का, वो सिर्फ एक परिवार का भला चाहती है। इस देश में ओबीसी समाज के साथ धोखा करने का काम हमेशा से कांग्रेस ने किया है। अब कर्नाटक में जिसको ये आइडियल स्टेट कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी करते हैं, उसकी टाइमिंग, उसका इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन, ये इस बात को दर्शाता है कि सोशल जस्टिस कांग्रेस के लिए दिखावा है, प्रतिबद्धता नहीं है। कोई इस बात का जवाब दे कि 165 करोड़ रुपए लगा करके जिस डेटा को कांग्रेस वाले ही अब गलत कह रहे हैं, तो वो 165 करोड़ रुपए की जवाबदेही किसकी है? तो पहला मेरा एलिगेशन है कि कांग्रेस का झूठ उजागर हुआ है। दूसरा, ये जो रीसर्वे है, ये रीसर्वे नहीं है कांग्रेस का, ये इनका एक पॉलिटिकल कवर है। ये पॉलिटिकल कवर कांग्रेस कुछ कम्युनिटीज को भरमाने के लिए, कुछ को भड़काने के लिए, कुछ को अपीजमेंट की पॉलिटिक्स में लाने के लिए कर रही है। ये तो राहुल गांधी जी का मियर झूठा नारा है कि जितनी आबादी उतना हक। हक तो एक का ही है, वो परिवार का है, बाकी किसी का नहीं है। कांग्रेस को किसी तरह चैन नहीं है। पहले राहुल गांधी कह रहे थे कि सरकार जातिगत जनगणना नहीं करवाएगी। जब सरकार ने कास्ट सेंसस का ऐलान कर दिया तो कांग्रेस नेता से कहने लगे कि सरकार ने राहुल गांधी के प्रेशर में जातिगत जनगणना की बात तो मान ली, लेकिन कराएंगे नहीं। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि सरकार ने कास्ट सेंसस का ऐलान तो कर दिया, लेकिन कब होगी ये नहीं बताया। सरकार की नीयत में खोट है। अब सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, तारीख बता दी, तो कांग्रेस के नेता लोगों को गुमराह करने के लिए कह रहे हैं कि इसमें जाति की बात नहीं है। मतलब सरकार कुछ भी करे, कांग्रेस के नेताओं की बयानबाजी बंद नहीं होगी। और उसकी वजह यह है कि कांग्रेस कास्ट सेंसस को बड़ा सियासी मुद्दा बनाना चाहती थी, बिहार के इलेक्शन में इसे भुनाना चाहती थी। मोदी ने ये इशू छीन लिया और कांग्रेस परेशान है।
चलते चलते आपको मौसम का हाल बता दूं। केरल, महाराष्ट्र और गुजरात के ज्यादातर इलाकों में इस वक्त जबरदस्त बारिश हो रही है। नॉर्थ केरल में हालात काफी खराब हैं। मौसम विभाग ने केरल के 5 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। भारी बारिश की आशंका को देखते हुए केरल के 11 जिलों में सोमवार को स्कूल कॉलेजेस में छुट्टी घोषित कर दी गई है। महाराष्ट्र में मुंबई, रत्नागिरी, सिंधुगढ़, पालघर और रायगढ़ समेत कई जिलों में आज सुबह से ही भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने इन सभी इलाकों में अगले 3 दिन के दौरान भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तर भारत में भी मौसम बदल रहा है। एक हफ्ते की भीषण गर्मी के बाद टेम्परेचर में अचानक 6 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में तेज आंधी तूफान के साथ हल्की बारिश का अनुमान है। पिछले 2 दिन में उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने से 29 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि अगले 7 दिनों में बिजली गिरने की घटनाएं और बढ़ सकती हैं, इसलिए लोगों को सावधान रहने की जरूरत है।